Dear students, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर सज्जाद हियर। हम पढ़ रहे हैं एनिमल एवोल्यूशन और हम सेकंड चैप्टर एंड करने जा रहे हैं आज। तो हमारा टॉपिक है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सबसे पहले डार्विन की थ्योरी पढ़ी, लेमार्क की एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमने टर्म नियो डार्विनिज्म पढ़ी। अब हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पहले भी बताया गया था कि जो डार्विन ने थ्योरी पेश की, उस वक्त क्योंकि जेनेटिक्स पर इतना वर्क नहीं हुआ था, तो उसकी थ्योरी में काफी सारे फ्लॉ मौजूद थे। तो उसके बाद उसे दोबारा मॉडिफाई किया गया। जब उसे मॉडिफाई किया गया तो उससे न्यू थ्योरी तो बनाई गई जिसे न्यू डार्विनिज्म कहते हैं, और जो उसमें जेनेटिक्स भी ऐड की गई। लेकिन उसमें भी कुछ एस्पेक्ट ऐसे थे जिस पर कंप्लीट वर्क नहीं किया गया था। लिहाजा जो लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं, एवोल्यूशनिस्ट हैं, उनको यह जरूरत महसूस हुई कि इसमें मजीद मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। तकरीबन 1930 से 1940 के दरमियान जी, थर्ड और मोस्ट एक्सेप्टेड और उसके साथ साथ आज जिसको तस्लीम किया जाता है एवोल्यूशन की थ्योरी, उसे पेश किया गया, जो कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं जो डिस्कस की गई हैं इसमें, किसने इसको मॉडिफाई किया है, मॉडर्न सिंथेसिस दी है, और कौन कौन से प्रोसेस हैं जिन सब को इनमें शामिल किया जाता है और इसे मोस्ट एक्सेप्टेड बनाया जाता है। तो इसकी जो पहली दो लाइनें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। The modern synthetic theory of evolution describes evolution in terms of, अभी तक तो वो बेस बना रहा है, जेनेटिक वेरिएशन के। हम जब भी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की बात करेंगे तो उसकी जो बेस है वो जेनेटिक वेरिएशंस हैं पॉपुलेशन में, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। यानी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो वजाहत करती है एवोल्यूशन की जेनेटिक वेरिएशंस की बेस पर, जो कि एक नई स्पीशी के बनने का सबब बनते हैं। तो मॉडर्न सिंथेटिक या मॉडर्न सिंथेसिस डिस्क्राइब्स फ्यूजन of Mendelian genetics with Darwinian evolution that resulted in a unified theory of evolution। तो लिहाजा जो मॉडर्न सिंथेसिस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मर्ज कर दिया मेंडल्स की जेनेटिक्स को डार्विन की एवोल्यूशन के साथ, और फिर कंपैरिजन किया गया। और इसके साथ साथ समटाइम्स कार्ड्स, अभी वो सेकंड थ्योरी का तस्करा इसमें कर रहा है कि स्टार्ट में डार्विनिज्म था, जेनेटिक्स ऐड करने से न्यू डार्विनिज्म थ्योरी आ गई, और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है द मॉडर्न सिंथेसिस वाज डेवलप्ड। इसके बाद सेकंड थ्योरी के बाद थर्ड जो अब मोस्ट रिसेंट थ्योरी है जिसे मॉडर्न सिंथेसिस कहते हैं, उसको डेवलप किया गया नाउ लेजेंडरी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो आज के दिनों में जिनमें डार्विन भी शामिल है और बाकी लेजेंडरी जो मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1930 और 1940 में क्या किया, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी को पेश किया। उन्होंने दरअसल इसमें जो है वो 8 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी उन्होंने वजाहत की है और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है। तो जो हमारी सब हेडिंग है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको पहले बताता चलूं कि जो अहम टर्म्स हैं फर्स्ट लाइन के एंड से, म्यूटेशन, वेरिएशंस, हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन, ये वो 5 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो किसी भी एवोल्यूशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इन्हीं 5 पॉइंट्स पर जो है वो बेस करती है। और इसके साथ साथ एसेसरी प्रोसेसेस, इसके अलावा और भी प्रोसेसेस हैं जिनमें माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड चांस, ये 3 टर्म्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और ये भी रोल प्ले करती हैं और असिस्ट करती हैं जो पहले 5 बेसिक प्रोसेस बताए गए उनको। तो इसमें हम इसको ही देखेंगे।
तो इसको हम रीड करते हैं। Modern synthetic theory of evolution involves five basic processes: mutation, variations, heredity, natural selection, and isolation. इन सारी हेडिंग्स को आगे चल के पढ़ते हैं हम, तो इसलिए यहां पर वजाहत नहीं कर रहे। इन एडिशन, इसके साथ साथ थ्री असेसरी प्रोसेस, तीन और प्रोसेस भी हैं, आल्सो इफेक्ट द वर्किंग ऑफ दीज फाइव बेसिक प्रोसेसेस। तो तीन और प्रोसेस ऐसे हैं जो इन पांच प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो these accessory process are migration, hybridization and chance. तो migration of individuals and hybridization between races or closely related species increases the amount of genetic variability in a population. अब यहां पर ये लाइंस लिखी हुई हैं, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल अपना मुल्क छोड़कर जब किसी और मुल्क में चले जाएं और वहां के लोगों से मेटिंग, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें और वहां वो शादी कर लें, और जिसमें एक मेंबर पाकिस्तान का और दूसरा मेंबर किसी और कंट्री का हो, तो इनके जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो हाई है, और जिसकी वजह से दोनों के ट्रेड जो है ना वो वेल अडॉप्टेड होते हैं। आपने साइंस में ये पढ़ा है कि जितना जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा इंडिविजुअल, उतना ही वेल सिलेक्टेड, वेल अडॉप्टेड होगा। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जब कोई भी इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो वो अपना हैबिटेट छोड़कर जब दूसरे हैबिटेट में जाते हैं और अपने जैसे इंडिविजुअल यानी सेम स्पीशीज के मेंबर्स के साथ वो मीटिंग करते हैं, तो यानी यहाँ पर उनकी जो मीटिंग है उसको हैबिटाइजेशन के लिए की टर्म से यहाँ पर बताया गया। तो इस टर्म की हेल्प से, यानी दो इंडिविजुअल जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज यानी एक ही स्पीशी के होंगे, रेसेस के होंगे, लेकिन वो डिफरेंट खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, तो उनमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है। चांस एक्ट ऑन स्मॉल पॉपुलेशन। अब देखें, हमने तीन प्रोसेसेस पढ़े, एसेसरी प्रोसेस, माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, चांस। माइग्रेशन की बात भी आ गई, हाइब्रिडाइजेशन की बात भी आ गई, अब यहाँ पर चांस की बात की जा रही है। चांस क्या है? स्मॉल पॉपुलेशन पर एक्ट करता है, और ये आल्टर कर देता है वे इन विच नेचुरल सिलेक्शन गाइड्स द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, और ये चेंज कर देते हैं नेचुरल सिलेक्शन के तरीके। तो अब हम जो फाइव बेसिक प्रोसेस हैं मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी के, जिन पर यह थ्योरी बेस करती है, उनकी वजाहत करते हैं। सबसे पहले है म्यूटेशन। इसके लिए कीवर्ड क्या है? इसकी पहली दो इंपॉर्टेंट लाइंस जिसमें डेफिनेशन मेंशन की गई है कि जीन में अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशंस मीन चेंज, केमिस्ट्री स्ट्रक्चर को कहते हैं। Alternation in the chemistry of gene DNA which is able to change its phenotypic effects is called point mutation or gene mutation। कहा जा रहा है कि जीन में, दरअसल जीन क्या है? जीन पार्ट्स हैं डीएनए थ्रेड के, उनमें कोई चेंज आ जाता है तो इट मींस जीनोटाइप में चेंज आ गया, और जीनोटाइप में चेंज आ गया तो जाहिर है कि जब जीनोटाइप चेंज होती है तो फिनोटाइप चेंज होती ही होती है। जीनोटाइप क्या है? जीन का स्ट्रक्चर है। फिनोटाइप क्या है? उसी जेनेटिक बेसिस पर बजाहिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो हो रही हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। तो म्यूटेशन कैन प्रोड्यूस ड्रास्टिक चेंजेस एंड कैन रिमेन इनसिग्निफिकेंट। अब यहां बताया जा रहा है, यहां लफ्जों का थोड़ा सा हेरफेर किया गया है कि म्यूटेशन जो है वो खतरनाक भी हो सकती है और वो बेअसर भी हो सकती है। अब इसके लिए वर्ड लिखेंगे यहां पर, टू चूज बीइंग रिसेसिव और डोमिनेंट। आप सबको पता है कि जब हमारे जो अलील्स हैं जब वो एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं, तो या फिर होमोजाइगस होते हैं या फिर वो हाइट्रोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस होंगे तो या तो वो दोनों अलील डोमिनेंट होंगे या दोनों ही अलील रिसेसिव होंगे, और जो हमारी हाइड्रोजाइगस कंडीशन है उसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। लिहाजा यहां पे ये कहा जा रहा है कि म्यूटेशन इस तरह की भी हो सकती है कि उसमें एक ऐसा जीन डोमिनेंट में आ जाए, डोमिनेंस में आ जाए, जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब इन अलील्स में चेंज आ जाए तो एक ऐसा अलील डोमिनेंट हो
जिसका कोई नुकसान नहीं होता और वो नुकसानदाह अलील को डोमिनेट कर ले। तो इस तरह इस लाइन में लिखा हुआ है कि म्यूटेशन कैन प्रोड्यूस ड्रास्टिक चेंजेस और कैन रिमेन इनसिग्निफिकेंट। जब तो एक डेंजरस अलील डोमिनेट हो जाएगा तो वो म्यूटेशन भी डेंजरस होगी, और अगर तो डेंजरस अलील या फिर ड्रास्टिक अलील जो है वो कवर कर दिया गया एक इनसिग्निफिकेंट और न्यूट्रल अलील से, जो कि फायदेमंद भी नहीं है तो नुकसानदेह भी नहीं है, तो हम उस नुकसान से बचे रहेंगे। तो देर आर इक्वल चांसेस ऑफ जीन टू म्यूटेट बैक टू नॉर्मल, वही बात वो दोबारा कर रहा है कि इक्वल चांसेस हैं कि जीन जो म्यूटेट के बाद भी करेक्ट रहे, नुकसान ना दे। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल, ज्यादातर म्यूटेशन नुकसानदेह होती हैं, डिलीटोरियस होती हैं एंड लीथल, नुकसानदेह होती हैं, बट नॉट ऑल, लेकिन सारी की सारी म्यूटेशन ऐसे नहीं होती। मोस्ट ऑफ द म्यूटेंट जीन्स आर रिसेसिव टू नॉर्मल जीन। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है कि तमाम एनिमल्स में जो म्यूटेंट जीन है वो रिसेसिव है टू नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन यानी अगर जीन में म्यूटेशन हो भी रही है तो उनको कवर करके रखा हुआ है किसने? उस अलील ने, जो उस जीन को नॉर्मल काउंट करवाता है। यानी जो नुकसानदा म्यूटेशन हुई थी उसका जो अलील है वो अभी तक रिसेसिव फॉर्म में पड़ा है, इसीलिए तमाम जीन अभी हमें नॉर्मल शो हो रहे हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे खानदान के लोगों का आपस में या ऐसी ही स्पीशीज का, जंगल के इंडिविजुअल्स का आपस में ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेटिंग होगी, तो इनसे प्रोड्यूस होने वाले जो जेनेटिक मेकअप होंगे उनमें ये रिसेसिव जीन कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन में जाके जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे। और आपको पता है कि जब दो रिसेसिव अलील एक साथ होते हैं तो ट्रेट रिसेसिव का ही शो होता है, जिससे इस म्यूटेशन के खतरनाक नतीजे जो है वो दिखने पढ़ सकते हैं। और आगे जाके हम एग्जाम्पल से इसकी वजाहत भी करेंगे कि हमें ये देखने को मिल भी रहे हैं। सेकंड है वेरिएशंस। हम देखते हैं वेरिएशंस में जेनेटिक वेरिएशंस काज्ड बाय रीशफलिंग ऑफ जीन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। के ऑर्गेनिजम्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उनमें जो जेनेटिक मेकअप है या जीन्स है वो रीशफल होते हैं। कैसे होते हैं? आप सब ने पढ़ा हुआ है कि जब गैमीट्स फॉर्मेशन हो रही होती है तो डिप्लॉयड सेल, हैप्लॉयड सेल बन रहा होता है। उसके दौरान जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल में जब ये सेपरेट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनमें जो सेग्रीगेशन है क्रोमेटिड्स की ड्यूरिंग मियोसिस वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है और वो अलग होते हैं। तो यहाँ मेंशन मियोसिस भी किया गया है कि मियोसिस के दौरान क्रोमेटिड्स का आपस में अलग होना, पहले अलग होना यानी गैमीट्स का बनना, अलग होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर दोनों जो हमारे हैप्लॉइड गैमीट्स हैं मेल और फीमेल के जब मिलते हैं तो उनसे डिप्लॉइड गैमीट जब बनता है तो उनमें दोनों इंडिविजुअल आपस में मिलते भी हैं और उसके साथ साथ क्रॉसिंग ओवर भी होती है इसी मियोसिस प्रोसेस के दौरान। तो इससे क्या होता है? वेरिएशंस आ जाती हैं, और जब वेरिएशन आ जाती हैं तो जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है वो रिकम्बाइन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को रिकम्बिनेशन भी कहा जाता है। Segregation and independent assortment produces gene combination in the same individual. It may produce heterozygous individuals. Meiosis के दौरान heterozygous individuals जो है वो बन जाते हैं। Sexual reproduction में random mixing of chromosome from two parents to produce a new individual, sexual reproduction बिल्कुल ऐसा है। रैंडम क्रोमोसोम्स के 23 मदर से और 23 जो है फादर से, और इससे फर्टिलाइज्ड जो न्यू सेल बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? मिक्सिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अलील विद अ सीरीज ऑफ जीन्स नॉट प्रीवियसली एसोसिएटेड विद इट। तो अलील्स का मिक्स हो जाना आपस में सीरीज ऑफ जीन्स में जो पहले से एक साथ नहीं पड़े होते, तो इनके दरमियान जो है क्या होता है? एक्सचेंज होता है क्रोमोसोमल पेयर्स का मियोसिस के दौरान। तो इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस न्यू जीन कॉम्बिनेशंस और इससे जीन्स के नए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम
जीन से बढ़कर क्रोमोसोमल लेवल पर म्यूटेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है जी, पॉलीप्लॉइडी। इसके लिए लिख लें, सेल हैविंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम, द फेनोमिना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। तो कमीशन के एग्जाम में ये आता है। आप जो है जब भी अपना BS 4 ईयर कंप्लीट करके जॉब के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे तो आपके जोलॉजी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा, पॉलीप्लॉइडी। या फिर आप एमफिल या PhD एडमिशन के लिए गेट टेस्ट देंगे तो उसमें भी पॉलीप्लॉइडी वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इसका मतलब है सेल हैविंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का पार्ट या क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाना। डुप्लीकेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की कॉपी उसमें ऐड हो जाना। इनवर्जन, इसके लिए वर्ड लिखेंगे आप लोग, द एक्ट ऑफ टर्निंग इनसाइड आउट, उलट हो जाना। कोई भी मेकअप क्रोमोसोम का वो उलट हो जाए, स्ट्रैंड उलट हो जाए तो उसे इनवेरिएंट कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोम्स के कुछ जीन्स का या पूरे के पूरे क्रोमोसोम का जो है वो शफल कर लेना। क्रोमोसोम जाहिर है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, वो कैसे शफल हो सकता है। उसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। FSC में ये मेंशन है, आपने वहां तफसील से पढ़ा है और वहां स्केच भी बना हुआ है। तो म्यूटेशन आल्सो काज, दीज म्यूटेशन आल्सो काज वेरिएशंस, तो इन म्यूटेशन से भी वेरिएशंस होती हैं। तो इन सब को यहाँ पर जो स्केच बनाया हुआ है इसमें वेरिएशंस, म्यूटेशंस, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक वेराइटीज, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इनका तस्करा बताया गया। और मॉडर्न सिंथेसिस बन रहा है कब, 20th सेंचुरी में। तो ये सिर्फ आपने एक नजर देखना है बस। उससे आगे बढ़ते हैं जी, हेरिडिटी। हमने पढ़ा था कि मौरूसियत दरअसल क्या होता है। हमने कहा था कि डार्विन ने कहा था कि जो खसूसियत होती है बस वो एक जानदार से दूसरे जानदार में चली जाती है। कैसे चली जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे जाने से मुराद ये है, हमने पढ़ा था कि एक सेट ऑफ जीन्स है, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो जब कंबाइन करते हैं तो एक स्पेसिफिक ट्रेट बनता है। और जब यही डिटर्मिनेंट्स जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चों में जाते हैं, तो जब जाते हैं तो उनमें भी वो ट्रेट्स शो होते हैं। दरअसल वही डिटर्मिनेंट्स ये तय करते हैं आया के जीन्स का स्पेसिफिक वो मेकअप जो एलिजिबिलिटी है, अगर तो वो कॉम्बिनेशन की पूरी है तो इंडिविजुअल में वो करेक्टर जो है वो प्रिवेल कर जाएगा और वो शो भी हो जाएगा। और इसे हेरिडिटी कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का मुंतकिल होना, या फिर उसके साथ साथ वेरिएशंस का भी, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में, बच्चों से वालदेन से बच्चों में। ये भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है एवोल्यूशन में, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स पोजेस हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स के, ऑर्गेनिज्म के अंदर मौरूसी खसूसियात होती हैं। द करेक्टरिस्टिक्स आर हेल्पफुल, और यही खसूसियात बड़ी ही मददगार हैं आइदर इन एनिमल्स नेटिव इन्वायरमेंट, कि जहां एनिमल्स रह रहे हैं वहीं उनको फायदा दे, आर इन सम अदर इन्वायरमेंट, या फिर वो कहीं और भी चले जाएं तो भी वही करेक्टरिस्टिक्स उनको फायदा दे। नेसेसरी है किसके लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नेसेसरी फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और ये जरूरी है स्ट्रगल के लिए और अपनी बका को इस दुनिया पर कायम रखने के लिए। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में ऑफस्प्रिंग्स बेनिफिट्स, जो नई जनरेशन होती है, नई नस्ल होती है, वो फायदा उठाती है। उसको फायदा होता है एडवांटेजियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स, कि जो उनके वालिदैन से खसूसियात उनको मुंतकिल हुई थी उनका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है नेचुरल सिलेक्शन। बड़ी ही आसान है। वो इसलिए आसान है कि नेचुरल सिलेक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था कि दरअसल नेचुरल सिलेक्शन ये है कि बॉडी में तो जीनोटाइप है ही है, दो अलील हैं ही हैं, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन किसे कहते हैं, जैसा कि वर्ड से जाहिर है कि नेचर किसी ट्रेड को फेवर दे देती है। नेचर कुदरती तौर पर ऐसा हो जाता है कि कोई अलील या जीन जो है वो डोमिनेट, और इतना डोमिनेट कि नेचर उसको ही पकड़ के बढ़ा रही है। और जब उसको बढ़ा रही है तो उससे फायदा ही फायदा हो रहा है। और जब किसी को भी फेवर मिलती है, फेवरेटिज्म आता है, जब किसी को भी कोई आसानी मिलती है तो उसकी तो मौज हो जाती है। इसी तरह नेचर
जिस पर मेहरबान हो जाती है, उस जानदार में स्पेसिफिक जीन और अलील जो बहुत ही फायदेमंद है उनको इनहेंस कर देती है, और वो इंडिविजुअल नेचर की तरफ से सिलेक्टेड हो जाता है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन ब्रिंग्स अबाउट एवोल्यूशनरी चेंज। तो नेचुरल सिलेक्शन से भी एवोल्यूशनरी चेंज आता है, लेकिन वो चेंज कैसे आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय फेवरिंग डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीन। कि रिप्रोडक्शन ऑफ जीन जब हो रही है तो उनमें से कुछ जीन्स को नेचर की तरफ से फेवर दे दिया जाना। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स प्रोड्यूसेस चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। और जब जीन्स की प्रोडक्शन में चेंजेस आ गया तो जीन फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो इनकी मजीद सब पॉइंट्स देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट प्रोड्यूस जेनेटिक चेंज। नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक चेंज प्रोड्यूस नहीं करता, जेनेटिक चेंज प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन कुछ जीन्स को और कुछ अलील्स को इतनी फेवर दे देते हैं कि वो इनकरेज हो जाते हैं, और जो है वो कुछ जीन बहुत ही ज्यादा परवान चढ़ जाते हैं। बट इट इनकरेजेस सम जीन्स ओवर अदर्स। लिहाजा कुछ जीन्स को दूसरे जीन्स पर फोकियत हासिल हो जाती है। Natural selection creates new adaptive relations between population and environment. Natural selection से ही इंसान या कोई भी जानदार इस काबिल हो जाता है कि वो अपने माहौल में प्रॉपरली एडजस्ट हो सके। It does so by favoring some genes combination. क्या होता है कि कुदरत जो है वो कुछ जीन्स कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर लेती है, रिजेक्ट अदर्स, और कुछ को रिजेक्ट कर देती है। इट कॉन्स्टेंटली मोल्ड्स एंड मॉडिफाइज द जीन पूल। और ये मुस्तकिल तौर पर जो है वो जीन पूल में किसी भी पॉपुलेशन का जो जीन पूल है उसमें मॉडिफिकेशंस और उनमें मोल्ड्स थोड़ी सी चेंजेस करती रहती है। तो वर्किंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को देखते हैं। द वर्किंग ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। It is because of the range of organizational levels at which the natural selection functions. आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो तमाम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अपना असर डालती है। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल आप लोगों ने एफएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू होकर हम बायोस्फीयर तक जाते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हैं। Selection discriminates among available reproducible biotic entities. लिहाजा सिलेक्शन ही तय करती है कि कौन सी बायोटिक एंटिटीज जो है अब अवेलेबल हैं यानी सरवाइव करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी। इट प्रोड्यूसेस मोर एफिशिएंटली अडॉप्टेड यूनिट्स। और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जानदार को प्रोड्यूस करती है या आगे लेकर जाती है जो बहुत ज्यादा अडॉप्टेड होते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स, इसमें नया वर्ड आएगा जी, नॉन रैंडम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मेकअप जो है वो नस्ल दर नस्ल एक ही फैमिली में खड़ा हुआ है, कि एक ही फैमिली के तमाम जानदार आपस में उनकी शादियां होती रहती हैं इंसानों की। तो उससे जेनेटिक मेकअप जो है कॉमन होता जा रहा है, और बाद में सुनने में आता है कि उनमें डिजीज का खतरा रहता है। तो उसी के मुतल्लिक है नॉन रैंडम। तो हमारे पास ये आगे दोबारा भी ये टॉपिक आएगा, उसकी डेफिनेशन भी मौजूद है, उसको हम वहां भी पढ़ेंगे। तो इसको देखते हैं। Natural selection operates upon every stage in the life history of an organism. It produces non-random differential reproduction of biological units. अब जी रैंडम क्या होता है? रैंडम ये होता है कि जब पूरी एक ही स्पीशी में पूरी पूरी स्पीशी में यानी पूरी दुनिया में दो इंसान मुख्तलिफ जगहों से उनका आपस में शादी होना एक और इफेक्ट डालता है कि उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और वो वेल सिलेक्टेड होते हैं। लेकिन जब यही नॉन रैंडम हो जाती है कि एक ही खानदान के लोगों का आपस में जो है वो ट्रेट होता रहता है, तो उनमें म्यूटेशन जरूर आती है, थोड़ा सा चेंज जरूर आता है, फर्क जरूर हो जाता है, लेकिन बहुत से ट्रेट्स और बहुत सी जो चीजें हैं वो उनमें कॉमन हो जाती हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नॉन रैंडम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट्स है। इसको मजीद हम डेफिनेशन से नेक्स्ट टॉपिक में चल के आगे देखेंगे। उसकी वहां जो है अच्छे से वजाहत और एग्जाम्पल भी दी हुई है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नॉन रैंडम डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट्स करती है कौन? नेचुरल सिलेक्शन। तो यही यूनिट्स क्या करते हैं जी? बायोटिक एंटिटी
को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर से लेकर कम्युनिटी लेवल तक। तो डिफरेंट लेवल्स एट विच नेचुरल सिलेक्शन मेक डिफरेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो मुख्तलिफ लेवल्स हैं जिन पर नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कहीं पर भी इख्तलाफ पैदा कर सकती है। तो ये लेवल है हमारे पास, इंटरमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान, इंटरजीन, जीन्स के दरमियान, इंटर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के दरमियान, इंटर गैमीट्स, गैमीट्स के दरमियान, तो इंटर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स के दरमियान, जो कि डार्विनियन सिलेक्शन है कि जो बेटर इंडिविजुअल होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। तो इंटरडेमिक और इंटर रेशियल, तो इंटरडेमिक मींस अ स्पेसिफिक रीजन की जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक ही जानदारों का एक जैसे ग्रुप जो है वो एक ही जैसे जानदारों का एक ग्रुप स्पेसिफिक वर्क पर और स्पेसिफिक प्लेस पर जब मौजूद होता है तो उनके दरमियान में आपस में जो इंटरेक्शन होते हैं उसे इंटरडेमिक कह सकते हैं। इंटररेशियल, पूरी की पूरी जो रेस है, नस्ल है, उनके दरमियान आपस में इंटरेक्शन। और इंटर स्पेसिफिक, पूरी ही जो स्पीशी है उसके दरमियान इंटरेक्शन। एंड इंटर कम्युनिटी, और आपस में पूरी कम्युनिटी। और कम्युनिटी हम डिफरेंट पॉपुलेशंस यानी मुख्तलिफ स्पीशीज के जो है ना ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं तो कम्युनिटी कहते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन। इन सब लेवल पर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन असरअंदाज हो सकती है। तो डार्विन सिलेक्शन में रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंशियल नेटेलिटी अमंग अदर्स, तो जो डार्विन की सिलेक्शन है उसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये डिफरेंशियल है, डिफरेंट है, नेटेलिटी अमंग अदर्स। तो जो मॉडर्न सिंथेसिस है उसके हिसाब से और डार्विन के हिसाब से जो ये सिलेक्शन है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। और नेटेलिटी नेटिव से निकला है, एक जगह पर रहने वाले मखसूस ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है ना उससे लिया जाता है। तो बेसिकली इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि डार्विन और जो मॉडर्न सिंथेसिस हैं उनकी सिलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंशियल नेटिव के हिसाब से जो है वो फर्क मौजूद है। तो आइसोलेशन, अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनका किसी तरह कट ऑफ हो गया है किसी भी डिसेस्टर की वजह से या किसी भी वजह से, एक आइलैंड अलग हो गया या नया बन गया या वहां एक नई नस्ल आगाज हो गई है, या फिर आप कभी हिस्ट्री सुने तो कहा जाता है कि जो अमेरिका है जो है वो एक शुरू से ही आबाद मुल्क नहीं है। कुछ माइग्रेशन से वहां पर माइग्रेशन की गई जो है किसी भी वॉर से या हार्श कंडीशन की वजह से। तो दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जो है वो लिंक मौजूद था वहां, क्योंकि बर्फ की लेयर जमी हुई थी। और वहां जब लोग अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी नीयत ये थी कि जब मौसम ठीक हो जाएगा हम वापस लौट आएंगे। तो वहां जब चले गए, क्योंकि बर्फ जमी हुई थी वहां से, वो माइग्रेशन करने के लिए इजी था, वो चल के चले गए। लेकिन क्या हुआ कि वहां जब मौसम ठीक हुआ तो वो सारा का सारा समंदर हो गया, पानी बहना शुरू हो गया और कश्तियां इजाद नहीं हुई थी और उनका वापसी का कोई रास्ता नहीं था और वहां वहीं बस गए और अब पूरा का पूरा अमेरिका वहां आबाद हो गया और डिफरेंट जो है वो कंट्रीज के लोग वहां हैं। तो इसी तरह आइसोलेशन जब हो जाती है तो उससे क्या होता है, नई स्पीशीज बनती है। तो ये भी एवोल्यूशन में रोल प्ले करती है। Isolation of organism or species to several populations or groups under psychic, physiological or geographical factors is called isolation. तो psychic के लिए वर्ड आप यूज करेंगे, सिनोनिम इसका लिख लें, इन्फ्लुएंस्ड बाय। इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो वर्ड psychic है इससे इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो isolation of organism or species into several population or groups under are influenced by physiological or geographical factors called isolation। तो organisms का अलग हो जाना factors की वजह से जो कि फिजियोलॉजिकल है या जियोग्राफिकल है उसे आइसोलेशन कहते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, तो इनके अंदर जो एवोल्यूशन के लिए सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। तो जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है इंड्यूसेस फिजिकल बैरियर्स लाइक हाई माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, लॉन्ग डिस्टेंसेस। दीज बैरियर्स प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान जो है वो इंटरब्रीडिंग के लिए बैरियर काज करता है। भाई दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते थे और एक एक माउंटेन पर मौजूद है और दूसरा जमी हुई बर्फ के रास्ते चला गया दूसरे माउंटेन पर और वो बर्फ पिघल गई रास्ते में। तो वो एक दूसरे से दोबारा तो नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते तो वो आपस में मीटिंग भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
तो जाहिर है कि द बैरियर प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो फिजिकल बैरियर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ द स्पीशीज। इसी तरह जो फिजिकल बैरियर्स हैं वो भी जो स्पीशीज के दरमियान जो है वो सबब बनते हैं इनको अलग करने का। These isolations do not allow the interbreeding amongst organisms of different species is called reproductive isolation। अब ये और बात कर रहे हैं। पहले हमने बात की थी कि जो एक जैसे जानदार हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मीटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस के हिसाब से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में मीटिंग नहीं कर पाते। अब यहाँ एक और टर्म का आ गई है। हमें पता है कि जितने भी स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं जी, अपने से डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के साथ मेट नहीं करते। तो यहाँ पर लास्ट में ये एडिशनल डेफिनेशन बताई गई है कि आइसोलेशन डू नॉट अलाउ द इंटरब्रीडिंग अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट स्पीशीज, कि यही आइसोलेशन ही है जो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स को आपस में मीटिंग नहीं करने देती, और इसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। लिहाजा ये खसूसियत जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहलाती है। तो स्पीसीएशन, नई स्पीशीज कैसे बनती हैं? Populations of species present in different environments are segregated by geographical physiological barriers. It accumulate different genetic forces variations due to mutations. Both point are chromosomal recombination, hybridization, genetic drift, and natural selection. हाँ जी, genetic drift. लास्ट टाइम आप लोगों को लिखवाई थी मैंने डेफिनेशन, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन। जो एग्जिस्टिंग जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाना जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। और नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे के सारे फैक्टर जब एक साथ काम करते हैं तो पॉपुलेशन दस बिकम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मॉर्फोलॉजिकली। जो पॉपुलेशन के एक जैसे मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं, नजर आने में भी और जेनेटिकली भी, जीन्स के हिसाब से भी। दे बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, लिहाजा वो अपना अपना ग्रुप बनाते हैं और आपस में मीटिंग करते हैं, फॉर्मिंग न्यू स्पीशीज, और उससे नई स्पीशीज बन जाती है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इनिशिएटिंग एलिमेंट्री एवोल्यूशनरी चेंजेस। माइक्रो एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन भी देखेंगे और मैक्रो एवोल्यूशन भी देखेंगे। इतना आसान टॉपिक है ये। इसमें बताया गया है कि वो एवोल्यूशन जो कम वक्त में होती है और स्लाइट होती है उसे माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, और जो ज्यादा वक्त में होती है और उसके इफेक्ट्स भी मेजर होते हैं तो उसे मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसको हम रीड करेंगे तो एज सच एज इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। माइक्रो एवोल्यूशन इज द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसीज। इसमें क्या होता है, अलील चेंज हो जाते हैं, दैट अकर ओवर टाइम विद इन अ पॉपुलेशन। एक ही पॉपुलेशन के अंदर वक्त के साथ साथ होती है। दिस चेंज ड्यू टू फोर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो ये चार प्रोसेस की वजह से होती है, जिसमें म्यूटेशन है, सिलेक्शन है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। This change happens over a relatively short, in evolutionary terms, amount of time। ये बहुत शॉर्ट टाइम भी नहीं, यानी बहुत ज्यादा टाइम, लेकिन उसे हम शॉर्ट कहेंगे, यानी कि 1000 years। वैसे तो मिलियन ईयर्स की बात होती है एवोल्यूशन, लेकिन हम इतना कह रहे हैं तो ये माइक्रो एवोल्यूशन में आ जाएगा। इट कैन बी कंपेयर टू द चेंजेस कॉल्ड मैक्रो एवोल्यूशन। तो वो कहता है कि जब हमें माइक्रो एवोल्यूशन का कंपैरिजन करना होगा कि ये कितनी ही छोटी है, तो इसका कंपैरिजन मैक्रो एवोल्यूशन से करवाते हैं। और इन माइक्रो एवोल्यूशन ग्रेटर डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन अकर्स। और जो माइक्रो एवोल्यूशन होती है वो पॉपुलेशन में तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिफरेंस आ जाते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स डेफिनेशन है जो है, is the branch of biology that provides the mathematical structure for microevolution in the fields। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, ब्रांच है बायोलॉजी की, जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉर द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ माइक्रो एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन के प्रोसेसेस की स्टडी है, और उसके साथ साथ मैथमेटिकल फिगर भी दिया जाता है, तो इसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। इकोलॉजिकल जेनेटिक्स सेकंड डेफिनेशन है, कंसर्न विद ऑब्जर्विंग माइक्रो एवोल्यूशन इन द फील्ड्स के जो आ, इसको मैं वर्ड गलत बोल गया, इट इज वाइल्ड। आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम डोमेस्टिकली पालते नहीं है और वो जंगलों में रहते हैं उन्हें वाइल्ड कहते हैं, तो नॉट डोमेस्टिक। तो इकोलॉजी का जेनेटिक्स का ताल्लुक है कि हम माइक्रो एवोल्यूशन ऐसे जानदारों में करें जो जंगलों में रहते हैं या जो हमारे पालतू नहीं है, ताकि हमें पता चले कि वो नेचुरली उनमें क्या क्या चेंज आया है। फॉर मिसाल के तौर पर ऑब्जर्वेबल एग्जांपल्स ऑफ एवोल्यूशन आर एग्जांपल्स ऑफ द माइक्रो एवोल्यूशन लाइक बैक्टीरिया स्ट्रेन दैट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और इसकी एग्जांपल हमारे साथ है कि हम देखते हैं कि एक एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे थे बैक्टीरिया के खिलाफ, वो मौसर थी, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका असर खत्म हो गया कि बैक्टीरिया नहीं मरते, मेडिसिन हम वही यूज कर रहे हैं, लिहाजा उनके लिए नए फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा बैक्टीरिया में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो जल्दी म्यूटेशन आ जाती है कि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक के, तो उसे माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। Microevolution over time leads to speciation or appearance of
नॉवल स्ट्रक्चर। तो माइक्रो एवोल्यूशन से क्या होता है जी, स्पेसिएशन हो जाती है, नई स्पीशीज बन सकती हैं। और जो स्ट्रक्चर की दिखाना है स्ट्रक्चर को, यानी लुक ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, वो भी चेंज हो जाती है। माइक्रो एवोल्यूशन ओवर टाइम लीड्स टू स्पेसिएशन अपीयरेंस और नोवल स्ट्रक्चर्स। सच माइक्रो एवोल्यूशन आर क्लासिफाइड एज मैक्रो एवोल्यूशन के। माइक्रो एवोल्यूशन जो वक्त के साथ साथ होती रहती है और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में भी चेंज लाती है। और ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये नहीं, इससे हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ माइक्रो एवोल्यूशंस आर मैक्रो एवोल्यूशंस, लिहाजा क्लासिफाइड एज मैक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एंड माइक्रो एवोल्यूशन डिस्क्राइब्स फंडामेंटली आइडेंटिकल प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट स्केल्स। दोनों मिलते जुलते तो हैं, लेकिन इनके जो प्रोसेसेस हैं फंडामेंटली आइडेंटिकल हैं, लेकिन डिफरेंट स्केल के हिसाब से। यानी कैसे, दोनों के फैक्टर्स अलग हैं, एक कम वक्त में हो रहा है, एक ज्यादा वक्त में हो रहा है। एक क्या जो है वो बज़ाहिर रिजल्ट्स इतने शो नहीं होते, लेकिन दूसरे के बहुत शो होते हैं। एक इंडिविजुअल है और एक मल्टीपल माइक्रो एवोल्यूशन का प्लस है, एडिशन है, सम है। तो माइक्रो एवोल्यूशन रेफर्स टू स्मॉल एवोल्यूशनरी चेंजेस टाइपिकली डिस्क्राइब्ड एज चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज। लिहाजा माइक्रो एवोल्यूशन एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है, जबकि मैक्रो एवोल्यूशन इज द एवोल्यूशन ऑन स्केल ऑफ सेपरेटेड जीन्स। और ये डायरेक्ट ही जीन्स से, जीन पूल से रिलेटेड है, पूरे के पूरे जीन पूल में उसका अपना असर डालती है। तो मैक्रो एवोल्यूशन स्टडीज फोकस ऑन चेंज दैट अकर्स एट और अबव द लेवल ऑफ स्पीशीज। लिहाजा मैक्रो एवोल्यूशनरी जो स्टडीज हैं वो ज्यादातर फोकस होती हैं कि स्पीशीज लेवल से ऊपर के लेवल पर इसको पढ़ा जाए। तो ये स्पीशी लेवल पर भी असर करती है और स्पीशी से बड़े लेवल पर भी इसका असर होता है। तो फैक्टर्स इनिशिएटिंग एलिमेंट्री एवोल्यूशनरी चेंजेस, माइक्रो एवोल्यूशन, यानी एलिमेंट जो हमारे एलिमेंट्री एवोल्यूशनरी है उसे माइक्रो एवोल्यूशन भी कहते हैं, बाय चेंजिंग जीन फ्रीक्वेंसीज। तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होने से जो माइक्रो एवोल्यूशन है वो कैसे आती है, तो पीछे हमने जितने भी फैक्टर पढ़े हैं वो सारे के सारे दोबारा यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। म्यूटेशन सपोर्टेनियस चेंज इन पार्ट ऑफ डीएनए, म्यूटेशन कहते हैं। प्रोड्यूसेस ऑल चेंजेस, म्यूटेशन के जरिए चेंज आते हैं। इंडिविजुअल म्यूटेशन अकर रियरली, जो है वो जो इंडिविजुअल म्यूटेशन होती है वो बहुत कम होती है। दस म्यूटेशन अमंग डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी मच। लिहाजा हम ये कंसीडर करते हैं कि म्यूटेशन में ही की वजह से ही सब कुछ ज्यादा से ज्यादा होता है, लेकिन जो है ये अलील फ्रीक्वेंसी पर इतना असरअंदाज नहीं होती। असर कब पड़ता है, जब माइग्रेशन होती है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो डिफरेंट खानदानों से ताल्लुक रखते हैं उनका आपस में मीटिंग होती है और न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन आ जाता है। तो उससे जो वेरिएशंस है वो ज्यादा आती हैं, और जब वेरिएशंस आती हैं तो फिर एवोल्यूशन की तरफ मामला बढ़ता है। मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। के एक मुल्क से दूसरे मुल्क, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो माइग्रेशन। तो ये क्या है जी, इट इज आल्सो पोटेंशियल एजेंट ऑफ चेंज। तो ये पोटेंशियल एजेंट ऑफ चेंज है। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन आर अनेबल टू एक्सचेंज जीन्स ड्यू टू माइग्रेशन। तो लिहाजा जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से माइग्रेट कर गया तो वहां के ऑर्गेनिज्म के साथ वो नहीं कर सकता एक्सचेंज। लिहाजा माइग्रेशन लोकली प्रिवेंट्स द एवोल्यूशनरी चेंजेस विद इन द पॉपुलेशन। लिहाजा जब माइग्रेशन हो जाती है तो एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है ना एक ही पॉपुलेशन में वो कम हो जाते हैं। वो इसलिए कम हो जाते हैं कि जब मेटिंग ही नहीं होगी, आपस में जीन्स का इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वहां जिस जहां से माइग्रेशन की गई है वहां जो है एवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो लोकली प्रिवेंट हो जाएंगे। इमिग्रेशन काज डिस्टरबेंस इन द जीन पूल। तो इनके जाने से, कि इंडिविजुअल की नई फैमिली में जाने से, और नई फैमिली से जो है ना एक फैमिली से नई फैमिली में जाने से पीछे वाली फैमिली मुतासर होती है, और जिस नई फैमिली में जाया जाता है वो भी मुतासर होती है। तो दोनों के जीन पूल में ही फर्क पड़ता है, एक में कमी हो जाती है, एक में जीन पूल ज्यादा हो जाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद नॉन रैंडम मेटिंग है। नीचे टर्म दिखाई गई है जो हमने लास्ट टाइम जो अभी हम बात कर रहे थे तो इसमें ये टर्म आई थी, और मैंने कहा था कि आगे टॉपिक चल के पढ़ेंगे, तो यहाँ मौजूद है, उसको हम देखते हैं। उससे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट अ लोकस बाय चांस। कि अलील का चेंज हो जाना जीन के लोकस पर, उसकी वजह क्या बन रहा है, चांस। चांस मीन नेचर, फ्लक्चुएशंस में लॉस पर्टिकुलर अलील्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। के छोटी पॉपुलेशन में जिनमें जो जेनेटिक मेकअप है बार बार रिपीट हो रहा है, उनमें पर्टिकुलर अलील के लॉस का खतरा ज्यादा रहता है। फ्यू इंडिविजुअल फेल टू रिप्रोड्यूस, और कुछ जानदार अपनी अगली नस्ल बनाने के काबिल भी नहीं रहते। इन अ स्मॉल पॉपुलेशन जीन आर लॉस्ट फॉर पॉपुलेशन, और स्मॉल पॉपुलेशन में जीन जो है ना ज्यादातर लॉस्ट हो जाते हैं।
क्यों हो जाते हैं, उससे हम जो है वो सिलेक्शन प्रेशर और म्यूटेशन प्रेशर में चल के वजह से पढ़ते हैं। तो नॉन रैंडम मेटिंग, तो रैंडम आप सबको पता है कि बेतरतीब, और नॉन रैंडम इसका मतलब कि हम अनलिमिटेड से जो है वो लिमिटेड स्केयर में आ गए हैं, और जब ऐसा होता है तो बड़ा ही महदूद हो जाता है। जिस तरह आप पाकिस्तान में जो है ना हमारे रिसोर्सेज और हर चीज बहुत महदूद हो गई है, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर्स चाहिए, और हमारा जो है ना डेफिसिट बहुत बढ़ गया है और बहुत से मसाइल हैं। चलें, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। नॉन रैंडम मेटिंग, इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप मेट विद वन एंड अदर मोर कॉमनली देन एक्सपेक्टेड रैंडम मेटिंग। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के इंसानों का जो है वो 7 अरब इंसान है, उनमें से दो डिफरेंट लोगों का आपस में मेट करा दिया जाए, तो वो साइंस के मुताबिक, डार्विन की थ्योरी के मुताबिक, नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक बड़ा ही फायदेमंद है। लेकिन जब एक ही खानदान, यानी कोई 50 लोगों का एक खानदान है और उन्हीं से नस्ल बढ़ती जा रही है, और वो बाहर जो है उनका इंटरेक्शन नहीं है, मीटिंग नहीं है, तो वो मुतासर करती है जेनेटिक मेकअप को, क्योंकि जेनेटिक मेकअप कॉमन से कॉमन होता जाता है, और इससे हम जो है वो नॉन रैंडम मीटिंग कहेंगे। इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप्स के एक जानदार जिसमें मखसूस जीनोटाइप मौजूद है वो मेट करता है, आपस में मेट करते हैं। इंडिविजुअल सर्टेन जीनोटाइप मेट विद वन अनदर कॉमनली, आमतौर पर एक ही खानदान के लोग कॉमनली मेट कर रहे हैं। देन एक्सपेक्टेड रैंडम मेटिंग, और ये क्या है बनिस्बत उसके कि रैंडम मेटिंग हो, जो कि नहीं हो रही खानदानी निजाम की वजह से। दिस इज कॉल्ड नॉन रैंडम मेटिंग, और इसे नॉन रैंडम मेटिंग कहते हैं। अब वो आगे बताने लगा है कि इन ब्रीडिंग इज द मोस्ट कॉमन, कि आम लोगों का खानदान के आपस में ब्रीडिंग जो है वो मोस्ट कॉमन है फॉर्म ऑफ नॉन रैंडम मेटिंग है। इट डज नॉट अल्टर अलील फ्रीक्वेंसी, इससे अलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, रिड्यूसेस द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, और इससे क्या होता है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल नहीं बनते, और नॉन रैंडम मेटिंग चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकुलर जीनोटाइप, और पार्टिकुलर जीनोटाइप जो है वो चेंज होता रहता है कि उसमें रिसेसिव ट्रेट भी शो होते जाते हैं, और दिस फ्रीक्वेंसीज डिफर ग्रेटली फ्रॉम द हार्डी वेनबर प्रिंसिपल। और ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज है वायलेशन है हार्डी वेनबर थ्योरम की। वो कहता है कि अगर नॉन रैंडम मेटिंग ना हो, लेकिन ज्यादातर इंडिविजुअल नॉन रैंडम मेटिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये जो वायलेशन हो जाती है हार्डी वेनबर प्रिंसिपल की, और जब हार्डी वेनबर प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाती है तो फिर एवोल्यूशन होती है। तो सिलेक्शन, individuals leave behind more progeny than others due to their well adopted inherited characteristics, कि जो जानदार सरवाइव कर जाते हैं, जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, वो कामयाब तस्वुर किए जाते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छी आगे के लिए नस्ल जो है प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, खुद भी सिलेक्ट हो गए हैं और आगे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसे सिलेक्शन कहते हैं। कैन बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन, दोनों हो सकती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ब्रीडर सिलेक्ट द डिजायर कैरेक्टर्स, और नेचुरल सिलेक्शन में environment plays this role, thus selection affects the proportions of gene in a population। लिहाजा environment तय करता है, नेचर तय करती है कि कौन सा ट्रेट उसको फेवर देनी है और कौन से को फेवर नहीं देनी। तो म्यूटेशन प्रेशर, अब हम देखते हैं म्यूटेशन प्रेशर क्या होता है। दरअसल कहा जा रहा है कि हमें पता है कि म्यूटेशंस जो है वो सम टाइम डेंजरस भी हो सकती है, सम टाइम वो जो है वो उनका कोई काम नहीं, कोई नुकसान नहीं हो सकता, और सम टाइम बेनिफिशियल भी होती है। म्यूटेशन की 3 बेसिक फंक्शन के हिसाब से टाइप्स जो है ना हमने पढ़ रखी हैं। ऐसी म्यूटेशन भी होती हैं जो बेअसर होती हैं, ऐसी म्यूटेशन भी होती हैं जो नुकसानदेह होती हैं, और ऐसी म्यूटेशन भी होती हैं जो फायदेमंद होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक लेवल है, म्यूटेशन का एक लेवल है, कि अगर वो म्यूटेशन का वो लेवल क्रॉस हो जाएगा तो फिर वो डेंजरस हो जाएगी। इसी में यही बात की गई है, एक वर्ड बोला गया है जेनेटिक पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कि अगर तो ह्यूमन बीइंग्स लाइक आप और हम सब के सब नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम कायम है, कि उसमें हमारे जो डोमिनेंट नॉर्मल जीन है उन्होंने रिसेसिव अलील को कवर कर रखा है, कि वो डेंजरस म्यूटेशन को शो या शो ही नहीं होने देती, और ये शो नहीं होंगी तो ये फायदेमंद होगी। लेकिन अगर तो किसी भी जानदार में किसी भी वजह से ये पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम ब्रेक कर जाए,
तो अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो फिर वो लेवल आ जाएगा जिसे म्यूटेशन प्रेशर हम कहेंगे, और म्यूटेशन प्रेशर जो है वो डेंजरस म्यूटेशन काउंट होगी और वो नुकसानदेह होगी, और इसमें यही मेंशन किया गया है कि म्यूटेशन प्रेशर जो है वो चेंज है अलील फ्रीक्वेंसी में ड्यू टू रिपीटेड अकरेंस ऑफ द सेम म्यूटेशन, और अगर तो सेम म्यूटेशन बार बार होंगी तो क्या होगा कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज इतना ज्यादा आ जाएगा कि जो लिमिट क्रॉस कर जाएगा, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर जाएगा, और जिससे डेंजरस इफेक्ट शो होंगे। म्यूटेशन प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस ओनली अ सर्टेन केसेस, तो कुछ केसेस में जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि समटाइम म्यूटेशन रेट इज हाई इनफ दैट म्यूटेशन प्रेशर नीड्स टू बी कंसीडर्ड, कि एक लेवल है कि जिस पर हम उस लेवल पर ही म्यूटेशन प्रेशर को कंसीडर करते हैं। तो जब म्यूटेशन रेट बहुत हाई हो जाता है और ये लिमिट जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम ये क्रॉस हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं जी हाँ अब म्यूटेशन प्रेशर है। लिहाजा इट प्रोवाइड अ सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो इस टॉपिक की जब भी वजाहत की जाती है तो इस टॉपिक की भी वजाहत भी की जाती है जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। इमेजिन अ पॉपुलेशन इन विच ऑल इंडिविजुअल्स हैव द सेम अलील रेट्स। अब यहां पर बताया जा रहा है कि म्यूटेशन प्रेशर जब आता है तो फिर म्यूटेशन से अलील चेंज होते हैं। कैसे? उसने बताया है कि हमारे पास एक जो है वो इंडिविजुअल्स मौजूद हैं और उनमें सारे के सारे अलील जो हैं वो रेड कलर के हैं। बस देखते ही देखते वो जो रेड कलर अलील है उनमें म्यूटेशन हुई और उनसे कुछ ब्लू अलील बन गए, और हर जनरेशन में क्या हुआ, रेड अलील जो है वो म्यूटेट होते गए और ब्लू अलील्स बनते गए। लिहाजा जो अलील है रेड से ब्लू वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। लिहाजा पहले जो ब्लू की वैल्यू थी वो 0 थी, देखते देखते 0.05 हो गई, फिर ये 0.5 हो जाएगी, वहां से 1 हो जाएगी, यानी उसने ओवरऑल उसमें मेंशन किया गया आगे के 0 से 1 हो जाती है। यानी जब म्यूटेशन होती है, रिपीटेड म्यूटेशन होती है, तो रेड अलील्स ब्लू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इमेजिन अ पॉपुलेशन इन विच द इंडिविजुअल हैव द same allele reds, but there is a high rate of mutation to a second allele blue. At each generation, some red alleles will mutate and become blue alleles. Blue बन जाएंगे, frequency of blue alleles will increase over time. वक्त के साथ साथ जो है वो blue alleles बढ़ते जाएंगे. Suppose we give red to blue mutation rate some numbers like 0.05. The blue to red mutation rate is 0. तो जो blue से red है वो 0 है, लेकिन red से blue जो है वो 0 से 1 है। Then the frequency of blue alleles goes from 0 to 1. The higher the mutation rate, faster the allele frequency will increase. तो जैसे जैसे म्यूटेशन रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो है वो अलील्स खुद को चेंज करेंगे, अपना ट्रेट चेंज करेंगे। तो देखते हैं, इसकी मजीद वजाहत करते हैं। The process under which allele frequency change solely due to the same mutation occurs over and over is called mutation pressure। वही पिछले पेज पर जो डेफिनेशन मौजूद है उसको रिपीट कर दिया गया है कि जब जीन फ्रीक्वेंसी में बार बार सेम चेंज आएगा तो क्या होगा कि उस म्यूटेशन से अलील में चेंज आ जाएगा, यानी वो रेड से ब्लू अलील्स बन जाएंगे। For most kind of genetic variations in allele frequency from one generation to next generation due to random drift will be much larger than changes due to mutation pressure। अभी आपको जेनेटिक डिस्क की डेफिनेशन अभी मैंने प्रीवियस जो है पेज पर बताई है कि हमारे पास मौजूद है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन। यहाँ कहा जा रहा है कि म्यूटेशन इतना जो है वो एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करती जितना जेनेटिक रैंडम ड्रिफ्ट जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो इसके साथ साथ म्यूटेशन प्रेशर प्ले इंपॉर्टेंट रोल ओनली इन चेंजिंग एलील फ्रीक्वेंसी इफ म्यूटेशन रेट इज रिलेटिवली हाई। अगर तो म्यूटेशन रेट बहुत हाई है तो एलील फ्रीक्वेंसी में तभी चेंज आएगा। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक आरएनए वायरसेस इंक्लूडिंग एचआईवी हैज एक्सट्रीमली हाई म्यूटेशन रेट्स। यही वजह है कि हमारे पास जो कोरोना जब आया तो कोरोना की स्पेसिफिक जो है हमारे पास वैक्सीन नहीं बन पा रही थी, क्योंकि वो वायरस खुद को बार बार म्यूटेट कर रहा था और उसकी करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें एक ऐसा
जो है वो वैक्सीनेशन चाहिए थी जो उसकी म्यूटेशन रेट के साथ साथ खुद को एक्सपेक्टेड म्यूटेट करता जाए और हमें वायरस से प्रोटेक्ट करता जाए। तो ये टॉपिक हम यहां तक करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अभी इसको हम जब रीड करेंगे तो इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। काफी सारी बातें हैं इसमें जो हमने क्लियर करनी है। तो सिलेक्शन प्रेशर, any cause that reduces reproductive success in a portion of a population के कोई वजह जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कम कर देती है, exert selective pressure on selection pressure during natural selection। आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि नेचुरली वेल सिलेक्टेड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें उनको फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की सलाहियत वेल अडॉप्टेड होती है। और इसी की कैपेसिटी जब हमने पढ़ी थी तो उसी को स्पेसिफिक डेफिनेशन दी थी कि दरअसल नेचुरल सिलेक्शन है ही यही कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में, खासतौर पर सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत जो है वो बहुत ज्यादा हो। और जब ऑर्गेनिजम्स में अगली नस्ल प्रोड्यूस करने की सलाहियत कम से कम होती जाएगी और बिल आखिर खत्म हो जाएगी, तो सिलेक्शन पर एक दबाव आ जाएगा। उसे सिलेक्शन प्रेशर कहते हैं। तो जैसे डेफिनेशन में मैंने क्लियर किया कि हमने पढ़ा था कि जो सिलेक्शन है वो दरअसल जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है उसका मैक्सिमम होना है। लेकिन जब यही जो है वो रिप्रोडक्शन की सलाहियत जो है मैक्सिमम से मिनिमम या फिर खत्म जीरो की तरफ आ जाती है, तो सिलेक्शन पर प्रेशर आ जाता है जिसे सिलेक्शन प्रेशर कहते हैं। वजह उसने एनी काज लिख दिया है, एनी काज दैट रिड्यूसेस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, कि कोई भी वजह जो रिप्रोडक्टिव तरक्की को कम कर देता है इन अ पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के एक मखसूस पोर्शन में, एक्सर्ट्स सिलेक्टिव प्रेशर, और फिर वो ये सिलेक्टिव प्रेशर दबाव डालता है जिसे सिलेक्शन प्रेशर भी कहते हैं ड्यूरिंग नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के दौरान। और फिर क्या होती है? फिर तबाही होती है, नस्लें खत्म होती हैं। सफिशिएंट प्रेशर रिड्यूसेस द सिवियर इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स, और फिर क्या होता है? फिर तबाही शुरू हो जाती है और जितने भी इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं वो जो है कम होना शुरू हो जाते हैं और उनका जो है जवाल शुरू हो जाता है। These traits may be deleterious in other circumstances, और हो सकता है कि कुछ ट्रेट ऐसे भी हों जो नुकसानदेह हों और वो भी इसके साथ साथ ही खत्म हो जाए। Such traits can become widely spread through a population, और खास तौर पर कि उस पॉपुलेशन के वो जो ट्रेड्स हैं वो बहुत फैले हुए हों, तो हो सकता है कि वो कुछ ट्रेड आगे सरवाइव कर जाएं। लेकिन हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन का एक मखसूस ग्रुप जिसमें ऐसा हो जाए तो उसकी नस्ल खत्म हो जाती है, सारी की सारी नहीं, यानी मखसूस पॉपुलेशन में कुछ जगहों पर। तो इसे हम सिलेक्शन प्रेशर कहते हैं। Organisms with certain phenotype have an advantage because of selective pressure for survival and reproduction। तो ऑर्गेनिजम्स में जिनमें फिनोटाइप्स हैं उनमें एडवांटेज है कि सिलेक्टिव प्रेशर जो है वो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन में रोल प्ले है ओवर टाइम। दिस लीड्स टू एवोल्यूशन, कि कुछ ऑर्गेनिज्म जब उनकी फिनोटाइप में जब एडवांटेजियस यानी उनमें एक फायदेमंद चेंज आता है सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से। कैसे? हमने कहा था कि जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज्यादा नस्ल हो जाती है तो उनमें से उनका कंपटीशन और नेचर भी सिलेक्ट करती है, और कुछ जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं और बाकी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो उसी की बात हो रही है कि जब जो है वो सिलेक्टिव प्रेशर होता है तो कुछ और जो बाकी जिन पर सिलेक्टिव प्रेशर नहीं होता उनकी मौजें लग जाती हैं और वो परवान चढ़ते हैं, और फिर जो है वो उसके साथ साथ एवोल्यूशन का सबब भी बनता है। तो फिनोटाइप इसकी एक्सप्लेनेशन में वजाहत की गई है। क्या वजाहत की गई है? देखते हैं। ऑर्गेनिज्म हैव मेनी डिफरेंट फेनोटाइप्स। ठीक है, हमें पता है कि बाहर नजर आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं तो बहुत सारे हैं। हेयर कलर एंड आई कलर आर फिनोटाइप्स, जबकि फिनोटाइप वेरिएशंस आर न्यूट्रल। जो फिनोटाइप की जो वेरिएशंस है वो न्यूट्रल्स हैं। और फिनोटाइप डू नॉट गिव ऑर्गेनिज्म अ बेनिफिट आर डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, कि जब सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका कोई रोल नहीं होता। पीपल विद ब्लू आई आर नॉट एनी लाइक लायर आर अनलाइक लायर्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस देन पीपल विद अदर्स आई कलर्स। वो कहता है कि
आंखों का कोई भी रंग हो, बस आंखें होना जरूरी है। तो आंखों का कोई भी रंग हो, वो जो है सर्वाइवल में या रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करता। phenotype either selected for or against the condition in which the organism lives। तो कुछ phenotypes ऐसे भी हैं जो सिलेक्टेड है और उनका वर्क अच्छा है कि वो जिस कंडीशन में भी रह रही हैं तो ऑर्गेनिज्म को उसके साथ फिट करते हैं। पीपल लिव इन अ प्लेस विद स्ट्रॉन्ग सनलाइट नियर द इक्वेटर। तो वो मिसाल के तौर पर वो कहता है कि कुछ जानदार, कुछ हमने पहले आई कलर से पढ़ा कि कुछ जो फिनोटाइप्स हैं उनका कोई खास रोल नहीं होता सर्वाइवल में, लेकिन अब हमें यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ फिनोटाइप ऐसे होती हैं जिनका रोल थोड़ा थोड़ा होता भी है। कैसे होता है? वो कहता है कि इक्वेटर के करीब जो लोग रहते हैं वहां सनलाइट बहुत तेज पड़ती है, वहां बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से स्किन का कलर डार्क कर दिया जाता है। और स्किन का कलर डार्क हो तो जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो उसी की बात की जा रही है। और अल्ट्रावायलेट डैमेजेस से भी बॉडी बची रहती है। लिहाजा ऐसे एरियाज में जहाँ धूप बहुत ज्यादा है, अगर वहाँ वाइट स्किन पीपल मौजूद हैं तो उन वो जो है वेल अडॉप्टेड नहीं है। और जो ब्लैक स्किन हैं वो जो है वो एडवांटेज ले रहे होते हैं अपनी स्किन का। इसका मतलब जो स्किन कलर है सनलाइट के हवाले से वो भी एक एडवांटेज है, फिनोटाइपिक एडवांटेज है। तो वो सिलेक्शन प्रेशर को कम कर देता है, जिससे नुकसान का खतरा जो है वो कम से कम हो जाता है। लेकिन अगर व्हाइट स्किन लोग ज्यादा गर्मी में बाहर जाएंगे तो उनको ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी अपनी ही व्हाइट स्किन उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि सिलेक्टिव प्रेशर लीड्स टू एवोल्यूशन कैसे होती है। ये जो पैरा मैंने छोड़ा है, दो पैरे, इसको आप रीड करेंगे तो ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझना है। तो यही स्किन वाली बात की गई है। तो सिलेक्टिव प्रेशर लीड्स टू एवोल्यूशन। जो सिलेक्टिव प्रेशर है वो एवोल्यूशन का सबब कैसे बनता है? सिलेक्टिव प्रेशर ड्राइव नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल सिलेक्टिव प्रेशर ही नेचुरल सिलेक्शन को काउंट किया जाता है कि कुछ मेंबर्स पॉपुलेशन के विल नॉट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और रिप्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। विल नॉट पास ऑन देयर जीन इनटू नेक्स्ट जनरेशन, वो अपने जीन नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे पाएंगे। ग्रेजुअली पॉपुलेशन चेंजेस, पॉपुलेशन में तब्दीली होना शुरू हो जाती है। हेंस गोज दैट इम्प्रूव सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन विल बिकम मोर कॉमन। तो इसी तरह जिनमें ऐसा होता है, जिनमें ये होता है कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन हो जाती है, उनमें अडॉप्टेशन हो जाती है। द जीन्स दैट आर डिसएडवांटेजेस टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन विल बिकम रेयर। तो ऐसे जीन जो नुकसानदेह हैं, वो जो है उनका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जो है वो कम से कम हो जाएगा। दिस चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो जब जेनेटिक मेकअप में चेंज हो जाता है कि जो सर्वाइवल, इम्प्रूव सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए हैं वो आगे मूव कर जाते हैं, और जो डिसएडवांटेजियस हैं वो रेयर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो नई चेंजेस आ जाती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्टिव प्रेशर की एग्जांपल लेते हैं कि एक मैनीफॉर्म सिलेक्टिव प्रेशर जो है वो उसकी बहुत सी शक्लें हैं। इट इंक्लूड इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी हैं, प्रीडेटर्स भी हैं, डिजीज भी हैं, डायरेक्ट ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी शामिल है। तो इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल वो कहते हैं इन अ कोल्ड क्लाइमेट्स, के ठंडी आबोहवा में एनिमल्स नीड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू सर्वाइव, कि जानदारों को बहुत सी खसूसियात की जरूरत होती है अगर उन्होंने जिंदा रहना है। तो अब आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि वेजो कंट्रिक्शन होती है, वेजो डायलेशन होती है, और जो है शिवरिंग नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म, एवेपोरेटिव कूलिंग इन केस ऑफ कोल्ड और हॉट क्लाइमेट, होम्योस्टैटिक कंडीशन, ये सारा का सारा वही रिपीट हो रहा है। और वो करेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए? कि वार्म फरी कोट्स, के उनके जिस्म पर मोटे मोटे और बड़े बड़े बाल होने चाहिए जो उनके गिर्द जो है ना एक ब्लैंकेट की तरह का स्ट्रक्चर बनाए। और एबिलिटी टू मेक बरोज, के वो अपनी बिल खोद सके, टू लिव इन और वहां रह सके। एबिलिटी टू कलेक्ट एंड स्टोर फूड फॉर द विंटर, और उनमें यह सलाहियत हो कि अपनी सर्दियों के लिए वो खुराक बचा के रखें। सच करेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टिव प्रेशर ऑफ कोल्ड वेदर। तो ये करेक्टरिस्टिक जो है वो सिलेक्टिव प्रेशर है कोल्ड वेदर के लिए, जो क्या करते हैं जी, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को खतरे में डाल देते हैं। The animals do not have the characteristics are less likely to survive and reproduce। और जिन जानवरों में ये खसूसियात नहीं होगी तो उनमें सरवाइव करने का चांसेस भी कम है। फॉर एग्जांपल हम तस्वुर कर लेते हैं कि अंटार्कटिका के ह्यूमन बीइंग्स हैं और वहां रह रहे हैं, और वहां इतनी सर्दी है, बहुत सर्दी है। और जब वहां मौसम ठीक होता है तो वहां के लोग अगर अपना खाना पीने का बंदोबस्त नहीं करके रखते
तो क्या होता है कि वो सर्दियों के मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको फूड ही कहीं से नहीं मिलेगा कि अगर उन्होंने इसको सेव ना किया होगा तो नेक्स्ट, कि जब मौसम गर्म होता है, सम प्लांट्स विल हैव एन एडवांटेज, कुछ पौधों को फायदा किस हिसाब से, प्लांट है फिनोटाइप सच एज एबिलिटी टू स्टोर वाटर, उनमें वाटर को स्टोर करने की सलाहियत मौजूद है, लार्ज रूट सिस्टम मौजूद है, और व्हाट्स लिटिल वाटर इज इन द सॉइल, के अगर कम पानी भी मौजूद है सॉइल में तो उसमें भी गुजारा कर लेते हैं, जैसे प्रिवेंट वाटर लॉस इवन एट हाई टेम्परेचर, और आपको पता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है ना प्लांट्स का जो टर्गर प्रेशर है उसको स्टेम में मेंटेन कर लिया जाता है, तो ये फीचर्स मौजूद हैं जो प्लांट को सर्वाइव करवाते हैं, क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। In some cases, food energy sources act as a selective pressures in a dense together as much light. अच्छा. In some cases, food and energy source act as a selective pressure as a dense rainforest. Plants on the forest floor will survive and reproduce better if they are able to gather as much light as possible. कहा जा रहा है कि हमें पता है कि जंगलों में जो बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं वो ऊपर से एक छत बनाते हैं, सूरज की रोशनी पत्तों को ही मिल रही है और दरख्त ऊपर से ऊपर ही जाई जा रहे हैं। अगर तो सारी की सारी उन्होंने ऊपर छत बना दिया दरख्तों के टहनों ने, दरख्तों के पत्तों ने, तो नीचे रोशनी आएगी नहीं, नीचे रोशनी नहीं आएगी तो नीचे जो लैंड है उस पर छोटा छोटा घास है, अगर उसको रोशनी नहीं मिलेगी तो वो जिंदा कैसे रहेगा। वो कहता है कि जहां जहां रोशनी जिस जिसको मिल रही है वो तो सर्वाइव कर रहा है, जिस जिसको नहीं मिल रही वो तबाह हो रहा है और होता रहेगा। और कभी आपने तजर्बा किया हो कि आप अपने गांव जाएं और फसलों को देखें कि फसलों के किनारे जहां जहां दरख्त मौजूद है वहां फसलें नहीं होती, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती नीचे, मट्टी खाली पड़ी रहती है। तो इसलिए जंगल की मट्टी जो है ना नीचे से खाली होती है, छोटे छोटे ग्रास मौजूद होते हैं, लेकिन वो भी सर्वाइविंग कंडीशन में होते हैं। तो उसी की बात की जा रही है। Such plants have very large leaves, thus light availability can be a selective pressure for plants. तो light availability जो है वो selective pressure का सबब बन सकती है, कौन से पौधों के लिए, जो नीचे मौजूद है फ्लोर पर, forest floors will survive and reproduce better if they are to gather as much light as possible. अगर वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी उनको मिलेगी तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो उनके लिए खतरा ही खतरा है। फूड एक्विजिशन, selective pressure है, sharp teeth, ability to hunt prey आर एडवांटेजेस फॉर द कार्निवोर्स। अगर तो कार्निवोर्स जो है ना वो शेर और चीते की तरह तेज हैं, उनके दांत भी फिट हैं, खुद भी फिट हैं, और जो है वो डियर को पकड़ सकते हैं, किसी भी दूसरे एनिमल्स को जो है ना वो जंगली भैंस को पकड़ सकते हैं, तो बस फिर उनकी तो मौज लगी हुई है, उनकी नेचर सिलेक्शन प्रेशर उन पर असर नहीं करती। अगर तो ऐसा नहीं होगा तो जो भी डैमेज हो जाएगी तो वो बड़ी खतरनाक साबित हो सकेगी। प्रीडेशन हैज इट्स ओन काइंड ऑफ सिलेक्टिव प्रेशर, जो प्रीडेशन है उसका भी एक अपना सिलेक्टिव प्रेशर है। सम कार्निवोर्स हैज अ सिलेक्टिव प्रेशर फॉर देयर प्रे। तो जाहिर है कि जो मारा जाएगा जंग में दो लोगों के दरमियान जो मारा जाता है उस पर प्रेशर होता है, और जो मारता है वो प्रेशर काज करने वाला होता है। तो प्रेशर टैक्टिक होती है कि एक प्रेशर देने वाला होता है और दूसरा लेने वाला होता है। इसको अगर हम आप लोगों की एग्जाम्पल से कोट करें, तो जैसे जैसे आप लोगों के फाइनल एग्जाम आ गए हैं, बस परसों आपसे आपके एग्जाम्स हैं, तो आप लोगों पर जो प्रेशर मौजूद है, तो एक बात आप माइंड में रख लें, हम टीचर्स प्रेशर देने वाले नहीं है, ये पूरी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने आप पर प्रेशर दिया हुआ है, यानी अ, आप पर प्रेशर है और यूनिवर्सिटी आपको प्रेशर देने वाली है, तो ये दो दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो प्रीडेशन तो फिनोमिना है, ठीक है, प्रीडेटर प्रेशर देने वाला होता है और प्रे प्रेशर लेने वाला होता है, तो उसकी बात हो रही है कि जो प्रेशर देने वाला होगा वो सक्सेस है, नेचुरल सिलेक्टेड है, और जो प्रे है जिसकी शामत आई हुई है उस पर प्रेशर मौजूद है और उसका सर्वाइवल खतरे में है। और अभी हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि जिस जिस पर सिलेक्टिव सिलेक्शन प्रेशर होता है उसका सर्वाइवल खतरे में होता है। तो आप लोगों का सर्वाइवल बिल्कुल खतरे में नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आप लोगों से वैसे ही मजाक के तौर पर शेयर की गई। दरअसल ये जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों का प्रेशर है ये आपके मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की जो है वो नवीद है। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो यही बात बताई गई है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इसकी हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की फर्स्ट जो है वो 6 लाइंस पढ़ेंगे,
ड्रग रेजिस्टेंट इंक्रीज ओवर जनरेशन। आप सबको पता है कि बैक्टीरिया के खिलाफ जो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो जो एंटीबायोटिक न्यू फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, उस फार्मूले के तहत, उस फार्मूले के तहत जो है वो पहले पहले तो वो बड़े ही बहुत अच्छा एफिशिएंट काम करता है, लेकिन देखते ही देखते उसका काम बड़ा ही हल्का हो जाता है, और फिर हमें नई एंटीबायोटिक तैयार करनी पड़ती है जो नए किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव हो और उन्हें रेजिस्टेंस नहीं बल्कि उन्हें मार सके। तो अ, दरअसल माइक्रो एवोल्यूशन हो रही है बैक्टीरिया के अंदर, वो अपनी एवोल्यूशन अपनी इस तरह करते रहते हैं, म्यूटेशन अपने अंदर के, वो मेडिसिन जो उनके खिलाफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेअसर होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे बेअसर होती जाती है तो फिर हमें नई जो मेडिसिन तैयार करनी पड़ती है। तो ये भी एक जो है वो सर्वाइवल है कि पहले हम जो नई मेडिसिन या ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया को मार देती है, तो दवाई बड़ी कामयाब है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया उस वक्त बैक्टीरिया पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब ये रेजिस्टेंस हो जाता है तो ये प्रेशर से फ्री हो जाता है, इसको नया प्रेशर देने के लिए हम नई दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, नई दवाइयां बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मेंशन कर रहा हूं मैं, इंक्रीज ओवर जनरेशन, ड्रग रेजिस्टेंस इंक्रीज ओवर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल बढ़ता है और फिर हमें नई दवाइयां बनानी पड़ती है। ये टॉपिक सिर्फ यहाँ तक करने हैं आप लोगों ने, इंक्रीज ओवर जनरेशन तक। नेक्स्ट है जी नेचर ऑफ सिलेक्शन इन ह्यूमंस और ह्यूमंस एक्सर्टिंग एवोल्यूशनरी प्रेशर। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बाकी तमाम जानवरों के लिए एवोल्यूशनरी प्रेशर का सबब जरूर बने हुए हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन ह्यूमन बीइंग्स में कैसे है? एग्जाम्पल से ले रहा है कि मलेरिया पैरासाइट कैन एक्सर्ट और सिलेक्टिव प्रेशर ऑन पॉपुलेशन। आप सबको पता है, आप लोगों ने सुना हुआ है कि जब मलेरिया नया नया आया था तो इसने लाखों करोड़ों लोग मारे हैं जमीन पर। अब तो इसके खिलाफ दवाई बन गई है, इसलिए हम प्रोटेक्टेड हैं इससे। नहीं तो मलेरिया तो बहुत जो है वो डिसेस्ट्रस डिजीज का जो है वो सबब बनी है, इसने बड़े लोग मारे हैं जमीन पर। तो इसलिए इसे जो है वो सिलेक्टिव प्रेशर का एजेंट कहा जाता है। दिस प्रेशर causes natural selection for erythrocytes carrying sickle cell hemoglobin gene mutation, GBS। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि मलेरिया डिजीज आती थी तो लोग सारे के सारे मलेरिया से मर नहीं जाते थे, कुछ सरवाइव भी कर जाते थे। और वो अब यहाँ बताने लगा है कि वो सरवाइव क्यों करते थे, उनके सेल में ये मैकेनिज्म मौजूद था, नेचर उनको इस तरह सेलेक्ट करवा रही थी कि कुदरत जिनको बचाना चाहती थी उनके खून में उसने हीमोग्लोबिन को म्यूटेट करके जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बना दिया, जो कि रेजिस्टेंट है और वो मलेरिया को बॉडी को डेड नहीं करने देती। तो इसी की बात हो रही है कि जब मलेरिया आया था तो उसने जब प्रेशर सिलेक्टिव प्रेशर एक्सर्ट किया पॉपुलेशंस पर, तो कुछ लोगों में एरेथ्रोसाइट्स जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन म्यूटेशन हो गई, जिससे क्या हुआ, जीन काजेस सिकल सेल एनीमिया इन द एरिया वेयर मलेरिया इज अ मेजर हेल्थ कंसर्न। तो बहुत से दुनिया के ममालिक में जहाँ मलेरिया बहुत ज्यादा कंसर्न है, वहाँ के खून में जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादातर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, उसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन आ जाता है, उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से एक दोनों चेन में एक एक की चेंज आ जाता है। और आप सबको पता है कि जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लिहाजा मलेरिया से बचने के लिए ये अडेप्टेशन मौजूद है। तो सिकल सेल कंडीशन गिव्स सम रेजिस्टेंस इन दिस इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये क्या होती है कि इस इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस का बायस बनती है, सबब बनती है। ह्यूमन एक्सर्टिंग एवोल्यूशनरी प्रेशर्स, ह्यूमन बीइंग्स कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटी कैन लीड टू अनइंटेंडेड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो सबब बन रही है इन्वायरमेंट में ऐसी तब्दीलियों का जो बड़ी ही अनचेंजेबल है, अनइंटेंडेड है। The human activity will have a possible negative effect on a certain population। इंसानों की जो सरगर्मियां हैं, मैं तो यहाँ हरकतें कहूंगा, इनकी जो हरकतें हैं वो बड़ा ही बुरा असर डाल रही हैं। किन पर? दूसरी पॉपुलेशंस पर। फॉर एग्जाम्पल कैसे? कि हमने जो है वो अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमने सारे जंगल काट दिए। हमने जो है वो बहुत सा जो क्रॉप एरिया था, वेजिटेशन एरिया था, जहां पर बड़े ही वैल्यूएबल खेत उगते थे, हमने नए नए घर बना दिए। अब हमारे पास जमीनें मौजूद है तो हम चाहते हैं, जैसे हम टीवी ड्रामों में देखते हैं कि बड़े बड़े महल बने हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे पास जमीन बहुत है, अल्लाह ताला ने हमें दी है, क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ हमारी जमीनें होती हैं, आपकी भी हैं मेरी भी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फार्म हाउस क्यों ना हो। अगर हम अपने अपने फार्म हाउस बनाने बैठ जाएंगे तो जिस जमीन पर पौधे उगते हैं उनका क्या होगा, और वहां रहने वाले छोटे छोटे जानदारों का क्या होगा, पौधों का क्या होगा? तो हम तो बड़ा ही बुरा असर डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, रेगिस्तान में जो है ना वो यूनिवर्सिटियां बना बना के ना हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पौधे तो वहां उगते नहीं है। चले, आप और मेरे जैसे तो वहां पाए जाते हैं ना,
तो इसको हम देखते हैं। ठीक है। The individuals that are better adapted to this new pressure will serve and reproduce at a higher rates than those who are at a disadvantage। तो लिहाजा जो एडवांटेज में है, सर्वाइव फॉर्म में है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, और जो सर्वाइव फॉर्म में नहीं है वो कम रिप्रोड्यूस करेंगे, और वो डिसएडवांटेज में है। This occurs over many generations until the population as a whole better adapted to the pressure। और तब तक ये होता रहेगा जब तक जो है ना उस प्रेशर से बचने के लिए रेजिस्टेंट ना हो जाए कोई भी जानदार। दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन एट वर्क। नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करती है? प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम मैन मेड एक्टिविटी लाइक बिल्डिंग रोड्स और हंटिंग। जैसा कि हम जो है वो रोडें बना बनाकर और शिकार कर करके मौजें मार रहे हैं, इसी तरह इंसानों की यही हरकतें जा रही हैं। इमिग्रेशन और क्रॉस ब्रीडिंग, इसको आप रीड करें, आसान हो रही है तो कंप्लीट हो जाए। अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इमिग्रेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग, अब क्या है? इमिग्रेशन में ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों हम देखेंगे कि क्या है फिनोमिना। वो तो हम देखेंगे कि किसी नई जगह आना और कहीं से आना। अगर तो किसी पॉपुलेशन से हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो हम इमिग्रेशन करके जा रहे हैं, ई माइग्रेशन करके जा रहे हैं, इमिग्रेशन करके जा रहे हैं। लेकिन अगर तो हम जिस मुल्क, फॉर एग्जांपल हम चाइना जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम बरतानिया जा रहे हैं, तो हम वहाँ इमिग्रेशन में जा रहे हैं। और हम चले गए, फॉर एग्जांपल जिस पॉपुलेशन से हम चले गए, हमारी जो जेनेटिक कम्बिनेशन था उससे वो कम हो गया, और जहाँ चले गए वहां ज्यादा हो गया। और हम ऐसी जगह चले गए हैं जहां हमारा खानदान नहीं है, वहां के लोग हमसे मुख्तलिफ हैं, हमारी स्पीशीज जरूर है लेकिन हमसे मुख्तलिफ हैं। लेकिन इसका मतलब इतने मुख्तलिफ भी नहीं है कि जो है ना हम वहाँ जो है वो मेटिंग ना कर सके। उन फॉर एग्जांपल वहाँ एक यहाँ से गया हुआ मेल और वहाँ मौजूद फीमेल, उनका आपस में मैरिज हो जाता है। तो दोनों डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल जब एक दूसरे से मेट करेंगे, तो उसके बाद जो न्यू नस्ल प्रोड्यूस होगी उनमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज्यादा हाई होगी, मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनमें जो जेनेटिक मेकअप है वो वेल अडॉप्टेड और सर्वाइव्ड होगा और नेचुरली सिलेक्टेड होगा। अगर तो ऐसा है तो वो तो बड़ी फायदे में है, जीन फ्लो कर गया और उसका फायदा हो गया। तो यहाँ पर इस हेडिंग में यही बातें की गई हैं। तो ये टॉपिक सिर्फ हमने यहाँ तक करना है, एक्सप्लेनेशन से ऊपर तक। ठीक है। तो इनमें जो फार्मूला वैल्यूज हैं ये हम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट और इसके इफेक्ट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊपर जो अभी हमने टॉपिक देखा उसकी मैंने रीडिंग नहीं की एज सच, क्योंकि वो उसमें दोनों सेम बातें थी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में, तो एज सच उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने आप लोगों को जो प्रॉपर मैकेनिज्म है वो बता दिया है, तो आप लोगों ने वही करना। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज है, लेकिन ये चेंज कैसे है? बाय चांस। और बाय चांस कौन करती है? नेचर करती है। इसको हम देखेंगे। The change in gene frequency by chance is called genetic drift. Chance plays an important role in maintaining the gene in a population। ये जो चांस है, इस चांस ने ही माहौल बनाया हुआ है। अगर तो इस चांस ने ही माहौल बनाया हुआ है, तो देखते हैं क्या कहना चाहता है इसमें। कि चांस बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट इन स्मॉलर पॉपुलेशन, और यही चांस जो स्मॉल पॉपुलेशन है उनमें बड़ा रोल प्ले करता है। Some trait of a population do not survive, but they come in the gametes by chance involved in the fertilization। कि कुछ traits जो हैं वो survive नहीं करते, but they come in the gametes by chance involved in fertilization। तो फिर क्या होता है कि by chance दोबारा भी आ सकते हैं, और by chance ये end भी हो सकता है। Chance events influence the frequencies of gene in the population। और ये chance events से ही जीन फ्रीक्वेंसी को
जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असर डालते हैं, इट काजेज जेनेटिक ड्रिफ्ट, और फिर ये जीन की जो फ्रीक्वेंसी है उनमें चेंज करते हैं। द जीन फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि ये जीन फ्रीक्वेंसी की में जो चेंजेस है वो नेचुरल सिलेक्शन कर रही है, लिहाजा जेनेटिक ड्रिफ्ट इज कॉल्ड न्यूट्रल सिलेक्शन, और इसे जो है वो न्यूट्रल सिलेक्शन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिमिलर टू फ्लिपिंग अ थिन कॉइन। अब वो कहते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम सिक्का हवा में उछालते हैं टॉस करने के लिए। तो आप सबको पता है, आप लोगों ने बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है और स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, जोलॉजी के स्टूडेंट होने के साथ साथ ये पढ़नी पड़ती है। तो उसमें आपने प्रोबेबिलिटी टर्म्स पढ़ी होगी, और उसमें ये पढ़ा होगा कि जब भी हम कॉइन कोई फेंकते हैं तो उसमें इक्वली प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि कौन सा कॉइन का साइड आएगा, और ये रेशियो 50-50% है, 50-50% चांसेस होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो मयर्ड है, ये तो मयर्ड है, अगर तो ऐसा होता है ये तो जो सिलेक्शन है सीक्वेंस्ड है, कि प्रॉपर चांसेस हैं कि वो भी हो सकता है ये भी हो सकता है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट ये है कि जहां जैसी यहां प्रोबेबिलिटी मौजूद है वहां ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कॉइन टॉस किया है तो उसके 50-50% चांस है कि कौन सी साइड आएगी। लेकिन जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है तो इसमें यह कॉमन नहीं है कि प्रोबेबिलिटी की कौन सी चांस है, यहां डायरेक्ट है। यहाँ जो है वो 10 में से 3 वन साइड और 7 वन साइड यहाँ पॉसिबिलिटी मौजूद है, यानी इनमें ये प्रॉपर डिफरेंस मौजूद है। यहाँ पर आगे ये बात की भी गई है, द रेशियोज आर disproportionate in only 10 tosses। तो डिसप्रोपोर्शनेट है, द रेशियो में बी 7 हेड्स 3 टेल्स। वो कहता है कि एक का तो 50-50 है, उसके बाद अगर 10-10 टॉस करें तो ये हो सकता है कि 10 में से जो 7 है वो हेड आ जाए और 3 टेल्स आ जाए। तो उसने बात तो एक की हो रही है ना, एक कोइन उछालेंगे तो वो दोनों 50-50% चांस है, लेकिन 10 बार उछालेंगे तो फिर तो चांसेस डिफरेंट है, 7 बार हेड आ सकता है, 3 बार टेल भी आ सकता है। इसी तरह सिमिलरली देर आर टू इक्वली अडॉप्टिव अलील्स। तो बिल्कुल उसकी तरह यहाँ पर दो अलील अडॉप्टिव हो सकते हैं। अगर तो दो अलील अडॉप्टिव हो सकते हैं, दो अलील अडॉप्टिव हो सकते हैं, तो उन दोनों अलील में कौन सा डोमिनेंट रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा, किसने सर्व करना है और किसने नहीं करना, यही जेनेटिक ड्रिफ्ट में रोल प्ले करेगी। वन ऑफ दीज टू अलील्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ गैमीट बाय चांस। तो फिर क्या होता है कि टू अलील्स जो है वो गैमीट में चले जाते हैं बाय चांस, ट्रांसफर्ड इनटू अ सेकंड जनरेशन, और एक नए सेकंड जनरेशन में चले जाते हैं। बोथ अलील्स हैव इक्वल चांस, और दोनों अलील्स के इक्वल चांस होते हैं। But meiosis causes unusual proportions of alleles gamete in a small proportion like tossing a coin। तो मसला कहाँ होता है, मसला यहाँ होता है कि जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो इससे मुतासर हो सकती है, कि बोथ अलील्स हैव इक्वल फिटनेस, दोनों अलील्स की इक्वल फिटनेस होती है। चांस इवेंट में इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर अलील, और फिर जो हमारे पास जो चांस इवेंट्स हैं वो एक अलील की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं और एक को कम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि नेचर जो है वो फेवर दे देती है, जब फेवर देती है तो फिर फेवरेटिज्म में नुकसान होता है, उसमें जो है क्वालिटी इफेक्ट होती है, उसमें जो है ना वो मेयार जो है वर्क का वो मुतासर होता है। और बस इसी वजह से हमारा पाकिस्तान जो है वो आज जवाल का शिकार है। अगर हमने क्वालिटी देखा होता, क्वालिटी वर्क किया होता, सोचा होता, और हम डिटर्मिन्ड रहते, असूलों पर कायम रहते, तो हमें शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। इन ब्रीडिंग इज आल्सो कॉमन इन स्मॉल पॉपुलेशंस। स्मॉल पॉपुलेशन में इनब्रीडिंग यानी एक ही खानदान के लोगों की आपस में मीटिंग, यानी कि एक खानदान, जैसे खानदान के बाहर शादियां नहीं होती, उनका अगर वो आपस में जो है वो मीटिंग जारी रहेगी, और उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो बहुत ही कॉमन रहेगा, तो उसमें भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, उनकी जो जीन फ्रीक्वेंसी वो भी मुतासर होगी, और वो बाई चांस ही होगी। इन आल्सो कॉमन इन स्मॉल पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इन ब्रीडिंग रिड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन। जाहिर है कि बार बार जेनेटिक मेकअप कॉमन रहेगा तो वो रिड्यूस कर देंगे जेनेटिक वेरिएशंस को, और वो लेस अडॉप्टेड हो जाएंगे। सपोज म्यूटेशन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू अलील इनटू अ पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर कि म्यूटेशन ने एक नया अलील इंट्रोड्यूस करवा दिया पॉपुलेशन में, दिस अलील इज लेस अडॉप्टिव देन एग्जिस्टिंग अलील। तो जो एग्जिस्टिंग अलील है उसके मुकाबले में ये लेस अडॉप्टेड है। अगर तो एक ही पॉपुलेशन में वो मूव करता रहेगा तो वो कभी ना कभी रिसेसिव होकर शो हो जाएगा उसका ट्रेड, और वो नुकसान का सबब बनेगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट
may help the new allele to establish in a population. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हेल्पफुल होगा न्यू अलील को एस्टेब्लिश करने के लिए पॉपुलेशन में. द न्यू अलील में लॉस्ट ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट, और वो इस जीन को मुतारिफ भी करवा सकता है और इस जीन को लॉस्ट भी करवा सकता है. दस हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डज नॉट अकर ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन. तो जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है, यहां भी उसकी वायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन अकर हो जाती है. टू स्पेशल केसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन्फ्लुएंस द जेनेटिक मेकअप ऑफ सम पॉपुलेशन देयर आर. वो कहते हैं दो इफेक्ट जो है ना वो अहम है जो मुतासिर करते हैं, जिनमें हमारे पास फाउंडर इफेक्ट है. जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ न्यू कॉलोनी इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये हुआ कि जो जीन है या अलील्स हैं, जब हम एक एरिया से एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए, माइग्रेट कर गए, और वहां हमने जो है वो किसी भी फीमेल से, मेल ने फीमेल से शादी कर ली, और दो मुख्तलिफ खानदानों के लोग, एक एक मुल्क का दूसरा दूसरे मुल्क का, और उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ गई. उनकी जो न्यू जनरेशन होगी वो वेल अडॉप्टेड होगी, क्योंकि उनमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो न्यू कॉलोनी में, उसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं. A few individuals from a parent population colonize new habitats, के वालदेन से कुछ बच्चे मुल्क छोड़कर चले जाते हैं और वो नई नई मुल्क में जाकर बाद हो जाते हैं. दे डू नॉट कैरी ऑल द जीन पूल ऑफ देयर पेरेंट पॉपुलेशन. तो वो अपने साथ पूरी के पूरी वालदेन का जो है वो जेनेटिक पूल नहीं लेके गए, उनका एक अपना स्पेसिफिक है. द फाउंडिंग इंडिविजुअल्स डेवलप न्यू कॉलोनी, और फिर जो नए जानदार हैं जिनके साथ उन्होंने जाकर कॉलोनी बनाई है, उनके साथ एक नई जिंदगी का आगाज होता है. हैज अ डिस्टिंक्टिव जेनेटिक मेकअप, और उनके पास जो है ना अपना मुख्तलिफ मेकअप मौजूद है जेनेटिक. इट हैज फार लेस वेरिएशन देन द लार्जर पॉपुलेशन. लिहाजा अगर तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन के मेकअप से हिसाब से देखा जाए तो वो इतनी वेरिएशन मौजूद नहीं है, लेकिन इतनी है कि वो वेल अडॉप्टेड है. दिस फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं. इसकी एग्जांपल्स है डुंकर्स. क्या है? एक ट्राइब है, कबीला है. एस्ट्रन पेंसिल्वेनिया. पेंसिल्वेनिया जर्मनी का एक शहर है. उसमें यह फाउंडर इफेक्ट देखा गया है कि वहां का एक कबीला डुंकर्स जो चला गया यूके में. तो जब यूके में वो चला गया जर्मनी से, दे इमिग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो वो अमेरिका में चले गए अर्ली इन द 18th सेंचुरी में. दे डू नॉट मैरी आउटसाइड देयर सेक्ट्स ड्यू टू रिलीजियस रीजंस. वो वहां जरूर चले गए, लेकिन वहां जो अमेरिका के लोग थे उनके उनके साथ उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि अपना का अपना जो कबीला था आपस में ही शादियां करता रहा. लिहाजा फिर उनका एबीओ सिस्टम टाइप जो है ना एग्जामिन किया गया. तो इन देयर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है यूके में मौजूद थी, जब वो किया गया तो उनमें भी जो है वो डिफरेंट जीन मेकअप और फ्रीक्वेंसीज देखी गई. तो डुकर पॉपुलेशन में तो जो अब डुकर पॉपुलेशन अमेरिका में थी उनमें, उनके जीन में, और जो पहले से जिस इलाके से वो जर्मनी से आए थे वहां के लोगों का जेनेटिक मेकअप आपस में कंपेयर करवाया गया, तो उनमें जो है मैक्सिमम डिफरेंस मौजूद था. जिसने ये कहा कि लोग यहाँ के थे, वहां चले गए, वहां से उन्होंने और लोगों के साथ शादियां नहीं की, बल्कि अपने खानदान में महदूद रहे, लेकिन फिर भी जेनेटिक चेंज आ गया है, जो जाहिर करता है कि म्यूटेशन और बाकी फैक्टर्स मौजूद हैं जो एवोल्यूशन का सबब बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक वेरिएबिलिटी फैक्टर नहीं है. बॉटल्स नेक इफेक्ट्स. यहाँ ये बताया जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जब इंडिविजुअल्स में जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम से कम तर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और बार बार वही कॉमन होती रहती है, तो उनके बहुत से ट्रेड्स और उनकी जो अडॉप्टिव सलाहियत है वो कम से कम हो जाती है. आगे चल के उसका इफेक्ट भी बताया गया है. कैसे, उसको हम वजह से पहले देख लेते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पेरेंट पॉपुलेशन मौजूद है जिसमें बहुत सारे जीन्स हैं, और एज सच ये सारे के सारे अगली नस्लों में चले जाएं तो ह्यूमन बीइंग्स और तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म वेल अडॉप्टेड हो जाएंगे. लेकिन क्या होता है नेचर में, किसी भी डिसास्टर की वजह से, किसी भी बाई चांस की वजह से, किसी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जीन में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और इस पूरे के पूरे जेनेटिक पूल में से सिर्फ फ्यू जीन्स जो है वो अगली नस्ल में जाते हैं, और बाकी सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं. तो सर्वाइविंग इंडिविजुअल में देखें सिर्फ जो है ना चंद टाइप के ये फीचर्स मौजूद हैं, जो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन तो भर गई, नस्ल के ऑर्गेनिज्म तो बहुत हो गए, लेकिन बेचारे जो है वो ज़हीन नहीं है, बीमार हैं, वेल अडॉप्टेड नहीं हैं, और जो है ना उनको कोई नहीं मानता. और इस तरह से जब इस तरह की वेरिएबिलिटी आ जाती है तो तादाद तो बहुत है, मयार नहीं है. मयार क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स तो पीछे रह गए, एक्सटिंक्ट हो गए. अब जो है ये कॉमन है, सारे के सारे कॉमन है. इनका जेनेटिक जो मेकअप है वो इतना वेल अडॉप्टेड नहीं है कि वो जो है ना वो एज अ बड़े ही वॉरियर्स काउंट हो.
क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत अब मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर उसने यहाँ खोल के बयान किया है कि हमारे पास 25 अलील और पार्टिकुलर जीन है एक पॉपुलेशन में, और इनसे अगर चार चले जाएं और चार जाके दोबारा आपस में मेट करके बहुत ज्यादा तादाद तो बना दें, लेकिन टाइप तो फिर भी चार अलील ही है ना। पीछे जो 25 अलील थे उनमें से चार आगे गए हैं, बाकी 21 पीछे रह गए हैं। तो इसका मतलब ये लीस्ट अडॉप्टेड है, ये वेल अडॉप्टेड है। तो इसको हम बॉटल नेक इफेक्ट्स कहते हैं। A genetic drift in a population when has been drastically reduced by disasters is called genetic bottleneck effect। वो कहते हैं कि किसी पॉपुलेशन में जब जीन्स या अलील्स की तादाद जो है वो बड़ी खतरनाक लेवल तक डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, उनके कुछ जीन सर्वाइव कर जाते हैं, वही कुछ कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं चीता पॉपुलेशन इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका आर इंडेंजर्ड। अब ये इंडेंजर्ड है। देयर डिप्लीटेड पॉपुलेशन हैव रिड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि अब उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये इंडेंजर्ड है। इफ देयर पॉपुलेशन इज रिस्टोर्ड, अगर इनकी पॉपुलेशन दोबारा बहुत ज्यादा हो भी जाए, दे हैव द ओनली रेमनेंट्स ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन जीन पूल। वो कहते हैं कि अगर तो इन कम से बढ़ाकर हम इन्हें बहुत ज्यादा कर दें, तो इनके जीन पूल का यही चंद ही अलील्स मौजूद हैं, यही बार बार कॉमन होते रहेंगे, इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी वो नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए। इट अकर्स ड्यू टू बोटलनेक इफेक्ट, और ये बोटलनेक इफेक्ट की वजह से है कि जो ट्रेड्स अलील्स मौजूद हैं पेरेंट्स से, वही जनरेशन में जाएंगे। जो पेरेंट्स में थे वो तो खत्म हो गए डिसेस्टर्स की वजह से। लिहाजा इसी तरह नॉर्दर्न एलिफेंट सील आल्सो एग्जांपल ऑफ द बोटलनेक इफेक्ट। दे वर हंटेड टू नियर एक्सटिंक्शन इन द लेट 1800s या 18th सेंचुरी। तो 1800 तक ये एलिफेंट्स जो है ना, इनकी हंटिंग कर करके बेचारों को मुका दिया गया और ये खत्म होने वाले थे। फिर एक लॉ पास किया गया। लॉ वाज इनेक्टेड इन 1922 टू प्रोटेक्ट द सील। इन एलिफेंट्स को बचाने के लिए एक लॉ मंजूर किया गया। नाउ देयर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 100,000 इंडिविजुअल्स। 1 लाख से इनकी तादाद बढ़ गई है, लेकिन लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन, के उनके जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो कम से कम है। यानी 25 में से अगर 4 अलील मौजूद है तो वही अलील आगे जा रहे हैं, बार बार वही जा रहे हैं। तो अब वो मजा नहीं है, अब वो सुस्त है। अब वो तादाद तो ज्यादा है लेकिन मयार वो नहीं है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। इफेक्ट्स ऑफ बोटल नेक। द इफेक्ट्स ऑफ बोटल नेक्स आर कंट्रोवर्शियल। इस पर भी अभी बात जारी है कि कौन से हैं और कौन से नहीं है। द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन इज दैट bottleneck effect decrease genetic variability of population. This population cannot withstand environmental stress। सबसे ज्यादा नुकसान ये हो रहा है कि जब किसी भी जनरेशन या पॉपुलेशन में जो अलील्स हैं या अलील्स के अलावा उनमें कम अलील्स हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो वो लोग विद स्टैंड नहीं कर सकते इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से। यही वजह है कि आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है उन्हें मम्मी डैडी इसलिए कहता हूँ। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकते वो हार्ड नहीं है। और अगर तो फिर हार्ड और वेल अडॉप्टेड लोगों को देखते हैं तो फिर हंसने लग जाते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो खुद को समझते हैं शायद ये जो है वो चांद से चक्कर लगा के आ गए हैं। खुद को वेल अडॉप्टेड बनाना है, शो करवाना है कि हम भी वेल अडॉप्टेडनेस में से हैं, एंड वी आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट and well adapted and well survived. So be hard and strong. Therefore, they become extinct if one population has high genetic diversity. लेकिन किसी population में diversity बहुत high है, individual have combination of genes, उनके पास greater combination of genes है। कि अगर हम गेम्स में देखें, जिनके पास ज्यादा वॉर हेड्स होंगे, जिनके पास ज्यादा हथियार होंगे, या जिनके पास बहुत अच्छी वैरायटी के वेपन्स होंगे, वो गेम भी जीत जाएगा। इसी तरह रियल लाइफ भी ऐसे है। दीज जीन्स हेल्प देम टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस। हम माहौल के साथ जो है वो कोप कर सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो दुनिया की मजबूत कौमों में से काउंट होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं भी सही। वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बड़े ही हार्ड वर्किंग थे, बड़े स्ट्रांग थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी हैं, बस हमने सिर्फ महसूस करना है, वो वाइब्स लेनी है। Recent evidence indicates the population of cheetah has high genetic diversity, but lion and spotted hyenas prey on the cheetahs cubs। यानी जो चीता के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं उन पर ये अटैक करते रहते हैं। देयरफॉर दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। लिहाजा बेचारे चीतों का भी बुरा वक्त शुरू हो गया। Most evolutionary biologists agree that the evolutionary time frame and highly genetic diversity reduces the chance of extinction। लिहाजा
जो है ना ये फीचर्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी का रिड्यूस हो जाना जो है वो एक्सटिंक्शन का सबब बनता है, लेकिन हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस कर देती है चांस ऑफ एक्सटिंक्शन को। लिहाजा ह्यूमन बीइंग्स में भी और तमाम इंडिविजुअल में भी जिनमें भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी हाई होगी वो वेल सर्वाइव्ड होंगे, वेल अडॉप्टेड होंगे, और जिनमें कॉमन होती जाएगी वो सर्वाइवल के चांसेस उनमें कम से कम होते जाएंगे। तो आज का हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास थर्ड और फोर्थ चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उनको शॉर्टली और उनके टॉपिक्स जो है वो बना के आप लोगों को उसका पीडीएफ भी शेयर करेंगे, और उसका एक और लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके भेजेंगे। तो उसके बाद आप लोगों के फाइनल का एग्जाम जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही ये मुकम्मल कर दें, नहीं तो कल तक इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसको जो है हम क्लास के ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।